तो थर्मल फिजिक्स का जो आपका सेक्शन है उसके अंदर 3 चैप्टर है बेटा। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं जरा आप देख लो, के सामने आपको नजर आ जाएंगे। पहला टॉपिक है काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, जिसमें आप सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ोगे और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। फिर पार्टिकल मॉडल को यूज करोगे आप कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, टू एक्सप्लेन बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसी क्यों होती हैं जैसी भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। And then we will try to link the relationship between the temperature and the motion or the kinetic energy of the particles. Then we will talk about pressure of the gases. अभी हमने रिसेंटली चैप्टर ऑफ प्रेशर का पढ़ा, लेकिन हम गैसेस के प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम गैसेस के अंदर ये 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो होगा इस सेक्शन के अंदर वो होगा थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। इसमें हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आखिरी जो चैप्टर है इस सेक्शन के अंदर वो है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसके अंदर 3 मेथड्स हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर इनके ओवरऑल क्या एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में, इनको देखेंगे। फिर हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो वेव्स का है। तो कोशिश ये होगी कि 2 वीक्स के अंदर अंदर ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है इसको कंप्लीट करें। ठीक है, और अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज भी करेंगे। सो सिलेबस को अपने सामने रखते हैं और साथ साथ जो है वो न्यू चैप्टर को कवर करते हैं। ऑलराइट, चलो बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन। सो काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर जो है, सबसे पहले तो काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर जो है वो कहता है क्या, लाइक काइनेटिक मॉडल है क्या। फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के मॉडल्स बनाते हैं, जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते या डायरेक्टली चीज़ों को हम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन चीज़ों के अंदर हम मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, और वो जो मॉडल है उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक बहुत बड़ी जो है वो थ्योरी है फिजिक्स की, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, काइनेटिक मॉडल है। और इसके अंदर इसको मॉडल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आप जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, जितना भी मटेरियल है, आप कहते हो कि इट्स ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। यू आर सेइंग इट्स, जितने भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जितना भी मैटर, इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बट द रियलिटी इज द वे, द रीजन वी कॉल दिस एन model because we can't see atoms. Okay, there is no way for us to see atoms. They are too small to be even seen by the most powerful microscope. तो important बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि वो माइक्रोस्कोप है, राइट, से भी नजर नहीं आएंगे आपको पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल हो गया हमारा। तो हमारा मॉडल ये है कि हमारा जो है वो थ्योरी ये है कि भाई जितने भी आपके materials हैं, everything that is in front of you is made up of particles, and these tiny particles जो हैं they are made up of like जो tiny particles हैं इनको हम atoms या molecules कहते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे बात ये आ जाती है, इसमें बात ये आ जाती है कि ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं। सो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इवन सॉलिड्स के भी जो पार्टिकल्स हैं दे आर in motion all the time, every single moment they are moving one way or another। और उसके बाद ये जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। so all the particles basically generally have attractive forces between them, but if the particles get too close then they will kind of repel each other। so ये 3 मेन पॉइंट्स हैं बेसिकली जो काइनेटिक मॉडल के मेन आइडियाज हैं। अब इन आइडियाज के थ्रू हम पहले तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का बिहेवियर देखेंगे और फिर इन आइडियाज के थ्रू तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, दे जनरली हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिनकी आप इजीली शेप चेंज कर सकते हो, बट ऑन देयर ओन इफ नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन देम और एनीथिंग, तो सॉलिड्स की शेप जो है वो फिक्स होगी। जबकि अगर आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर के उसी शेप में आ जाएंगे। ग्लास को आप पानी को जिस ग्लास में डालोगे उस ग्लास की शेप में आ जाएगा, जिस भी चीज में डालोगे वो उसकी शेप में आ जाएगा पानी। ठीक है, एंड सेम इज द केस विद गैसेस एज वेल।
अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी सॉलिड्स का फिक्स्ड होता है ऑन देयर ओन, लाइक इफ यू आर नॉट हीटिंग देम और एनीथिंग, तो वो खामखे में एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो अपने फिक्स्ड वॉल्यूम पे रहेंगे। और लिक्विड्स के साथ भी जनरली ऐसा ही है कि उनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा जग है, राइट, अब मेरे पास ये बहुत बड़ा जग है, इसमें बहुत सारा पानी है, और मेरे पास छोटा सा ग्लास है, तो अब इस जग और इस ग्लास के अंदर इसमें से पानी अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो पानी की शेप तो चेंज हो जाएगी ग्लास कंटेनर के हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम पानी का उतना ही रहेगा। अगर वो 10 मिलीलीटर वाटर है तो वो 10 मिलीलीटर ही रहेगा, किसी भी हाल में वो दूसरे कंटेनर में से डालने से पानी कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन गैसेस के अंदर ऐसा नहीं है, गैसेस में ऐसा नहीं है। तो सपोज कर लो गैसेस जो है ना वो हमेशा सारे रूम को फिलअप कर देती हैं। अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर, जिसमें आपके पास एक गैस है और ऊपर से आपने टेस्ट ट्यूब को बंद किया हुआ, अगर ये टेस्ट ट्यूब टूट जाती है तो पूरे रूम के अंदर जो है वो गैस स्प्रेड आउट हो जाएगी, गैस डिफ्यूज हो जाएगी। आपके पास अगर एक सिरिंज में, लेट सपोज आपके पास एक सिरिंज में जो है वो गैस है, सिरिंज को आप जितना पुल आउट करते जाओगे, उसमें जितनी जगह बनाते जाओगे, गैस वो एरिया जो है वो फिलअप करती जाएगी पूरा। तो इसका मतलब गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता। अच्छा, तो अभी तक हमने बात कर ली शेप और वॉल्यूम के बाद में। अब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। जनरली डेंसिटी का हमें पता है मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है मास ओवर वॉल्यूम, राइट। सो हाउ हैवी समथिंग इज इफ एवरीथिंग इज ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो हमें पता है कि जनरली सॉलिड्स जो है वो सबसे ज्यादा हैवी होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड्स की भी डेंसिटी हाई होती है रिलेटिवली, बट गैसेज आर वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों के अंदर एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है और एक में गैस है, तो गैस जो है वो सबसे ज्यादा लाइट वेट होगी। लिक्विड और सॉलिड जो है वो फिर भी हैवी होंगे, उनकी डेंसिटी जनरली हाई होगी। इन सब चीजों के हम रीजंस एक्सप्लेन करते हैं अभी, ठीक है। ये ऊपर वाली जो 3 बातें, इन्हीं के थ्रू सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का मोशन और पार्टिकल्स की फोर्सेस के थ्रू हम सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। आखिरी बात आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी, कि अगर आप उनको, उनके ऊपर फोर्सेस लगाओ चारों तरफ से, तो क्या उनको आप साइज में छोटा कर सकते हो, क्या उन्हें कंप्रेस कर सकते हो, कैन यू कंप्रेस देम टू अ स्मॉलर साइज। Solids and liquids both are generally incompressible. You can't make them smaller, right? लेकिन गैसेस को आप डेफिनेटली प्रेशर अप्लाई करके उनका वॉल्यूम आप कम कर सकते हो, उनको छोटा कर सकते हो। सो कंप्रेसिबिलिटी का भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि पार्टिकल मॉडल, जो ऊपर हमें काइनेटिक मॉडल या पार्टिकल मॉडल पढ़ा है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम इन सारी बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करेंगे। इनकी अभी हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, राइट। हमने बोला यार सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है लेकिन लिक्विड्स और गैसेस की नहीं होती। अब इसकी वजह क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है, रीजनिंग हमने पार्टिकल मॉडल के थ्रू देनी है, ठीक है। तो अब हम जरा तीनों चीजों की, तीनों के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ना पार्टिकल की सबसे पहले अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे होती है सॉलिड्स में। पार्टिकल्स जो है वो बहुत करीब करीब होते हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। सो दिस इज हाउ द पार्टिकल्स लुक लाइक in solid, right? If you were to look at the particles, which you can't really do even if with the most powerful telescope, तो हमारे पास जो बेटा सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कैन एक्सप्लेन के पार्टिकल्स की, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। ये बात इससे आती है दिमाग में। अच्छा, इसके बाद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या है, रेगुलर है, और वो बहुत पार्टिकल्स जो है वो करीब करीब है। स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी, सो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। सो इससे एक्सप्लेन हो जाता है कि सॉलिड्स की डेंसिटी हाई क्यों है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस के बारे में। हमने कहा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, और अगर बहुत करीब आ जाए तो फोर्सेस रिपेल भी कर सकती हैं। अब यहां से बात एक्सप्लेन हो जाती है कंप्रेसिबिलिटी वाली, वॉल्यूम वाली और शेप वाली। अगर पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी शेप चेंज करने की कोशिश करूंगा तो पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेंगे। पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ नहीं आना चाहेगा, ये वाला पार्टिकल इससे दूर नहीं जाना चाहेगा, ये वाला पार्टिकल इधर नहीं जाना चाहेगा। पार्टिकल्स वांट टू रिमेन इन देयर पोजीशंस बिकॉज दे आर exerting very strong forces of attraction on each other. Therefore, you can't easily change the shape of solids, right?
सॉलिड्स की शेप इतनी इजीली चेंज नहीं हो सकती क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते। ये बात समझ में आ गई। अब शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये इस बात से एक्सप्लेन हो गई बात दोनों की। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, पार्टिकल्स के अंदर हमने कहा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन अगर बहुत करीब ले आएंगे पार्टिकल्स को, मतलब आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लिक्विड को चारों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो पार्टिकल्स इफ दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इफ यू ट्राई टू कंप्रेस देम टुगेदर, the forces, if they get too close, will become repulsive, which means that you cannot compress solids. तो ये आपने, ये जितनी भी बातें हैं सारी, ये सारी एक्सप्लेनेशंस इन बिहेवियर्स के साथ लिंक करनी है बेटा, यही है ये चैप्टर बेसिकली। समझ में आ गई बात? Am I being clear? कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, वी कैन डिस्कस दैट। बहुत इजी चैप्टर है वैसे जनरली ये। अब आगे आ जाती है बात पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। अगर मैं मोशन देखूं पार्टिकल्स का, सॉलिड्स का, तो दे ओनली वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशंस। फिक्स्ड पोजीशंस का मतलब ये होगा कि ये पार्टिकल यहां नहीं आने वाला और ये वाला पार्टिकल उठ के इधर नहीं जाने वाला। सो पार्टिकल रिमेन इन देयर पोजीशन बट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, रैंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं, वो भी हर पार्टिकल अपनी अपनी मर्जी से बस वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। सो if the particles are only vibrating, that means particles are not leaving their position, इससे shape और volume वाली बात further reinforce हो गई, right? सारी बात समझ में आ गई? So hopefully we are able to explain each and every behavior of the solids about their shape, their volume, their density and compressibility through arrangement of particles, spacing between the particles, forces between the particles and motion of particles. Now let's do the same for liquids. लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थोड़ी सी रैंडम है, रेगुलर नहीं है। देख लो, कंपेयर कर लो, कंपेयर क्लियरली पता चल रहा है कि लिक्विड्स के अंदर अरेंजमेंट रैंडम है, ठीक है। और पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिंग जस्ट अ लिटिल बिट मोर, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट मोर देन सॉलिड्स, नॉट दैट मच, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सो स्पेसिंग जो है अ लिटिल बिट मोर देन सॉलिड्स बट स्टिल वेरी क्लोज, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में। तो इससे ये बात आ जाती है कि यार लिक्विड्स भी जो है उनके अंदर भी डेंसिटी, जनरली डेंसिटी हाई ही होती है, बिकॉज पार्टिकल्स आर सो क्लोज टुगेदर, सो इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस यू विल गेट हैव अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच विल लीड टू अ लॉट ऑफ मास एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, अब इसके बाद बात आ जाती है कि यार अगर पार्टिकल्स करीब करीब है, पार्टिकल्स करीब करीब है तो उनके बीच में फोर्सेस थोड़ी सी वीक होंगी सॉलिड्स के मुकाबले में, बट स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, still the forces of attraction will be very strong and therefore the particles will not want to just go away from each other randomly। मतलब ये देखो, ये जो लिक्विड है अगर मैंने इस जगह के अंदर डाला हुआ तो लिक्विड पूरे बॉक्स को फिल नहीं कर रहा खामखाई में, सारी जगह नहीं ले रहा। पानी डालोगे जितने जगह उसने लेनी वो ले लेगा, पूरे ग्लास को खामखाई में फिल नहीं करेगा ऊपर तक, पानी एक्सपैंड होकर सारी जगह फिल नहीं करता, या कोई भी लिक्विड, इट जस्ट अपना वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे जिस मर्जी कंटेनर में डाल दो, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन अब अगर आप देखें तो पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर रैंडमली। तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग बट दे कैन आल्सो स्लाइड पास्ट ईच अदर, व्हिच मींस दैट पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ये पार्टिकल उठ के यहां आ सकता है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां जा सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब लिक्विड अपनी शेप चेंज कर सकता है। शेप चेंज हो सकती है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। डेंसिटी हाई है, अब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भी है, क्यों? क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, तो जब उन्हें दोबारा यू ट्राई टू पुश देम टुगेदर द फोर्सेस become repulsive when they get very close and that's why you cannot compress the liquids, ठीक है। आप उनको वॉल्यूम में छोटा नहीं कर सकते सिर्फ फोर्स लगा के। बात समझ में आ गई? आगे चलें, अगर हम बात करें गैसेस की, अब गैसेस के अंदर आप पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखो, स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, इससे भी ये जो इतनी दिखाई भी है इससे भी बहुत ज्यादा है। दिस इज लाइक वेरी वेरी, जो अरेंजमेंट जो दिखाई हुई है इससे कहीं ज्यादा और स्पेसिंग भी होती है असल में, ठीक है। तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। सो पार्टिकल्स आर लिटरली जस्ट फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे आर हार्डली एक्सर्टिंग एनी फोर्सेस ऑन ईच अदर। Arrangement random है, particles are very far apart and the forces between them are weak, almost no forces between the particles, वो literally free है, और वो free है तो उनका मोशन कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा, और they will move at high speed, they will bump into each other, they will bump into the walls of the container, but
they will be just moving randomly in straight lines unless they bump into something. So ये पार्टिकल है, ये यूं जाता रहेगा जब तक ये दीवार को हिट करके ऐसे रिबाउंड ना कर जाए. ये पार्टिकल ऐसे जाता रहेगा जब तक ये इस पार्टिकल को हिट करके ऐसे चला जाएगा. So particles move at straight lines at constant speeds, at very high speeds, unless they bump into another particle or a wall, and then they basically just rebound. So particles एक दूसरे को भी hit करते रहते हैं और walls of the container से भी collide करते रहते हैं, but particles high speed पर randomly move करते रहते हैं. तो अब गैसेस के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो जाहिर सी बात है कम जगह, ज्यादा एक पर्टिकुलर जगह में कम पार्टिकल्स आएंगे. कम पार्टिकल्स आएंगे तो डेंसिटी लो होगी. अच्छा, अब पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं, तो आप उनको करीब ला सकते हो जान लगा के. अगर आप इस गैस के अंदर एक कंटेनर के साइज को छोटा कर दो तो साथ में पार्टिकल्स भी करीब करीब आ जाएंगे. गैसेस आर डेफिनेटली कंप्रेसिबल, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं थे. फिर बात आ जाती है कि भाई क्या कहते हैं, वॉल्यूम जो है वो फिलअप कर लेता है. पूरा वॉल्यूम जब आप इस गैस को, इस कंटेनर को और बड़ा करो, ये पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे और ये सारे इसको फिलअप कर देंगे कंटेनर को. क्यों? क्योंकि देयर इज नथिंग होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर. तो बेसिकली वो सारी स्पेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं. वो पूरा रूम के अंदर जो वो फिलअप कर देंगे, पूरे रूम को, सारे कंटेनर को, जितना बड़ा जिस शेप का कंटेनर होगा, जिस साइज का कंटेनर होगा, उसको एंटायरली फिलअप कर देगी आपकी गैस. ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है? तो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी. सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के हमने क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज पढ़ी और उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स. क्या हम क्लियर हैं? तो बेसिकली दिस इज लाइक लिटरली मोस्ट ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत आसान चीजें, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी. सॉलिड्स जब लिक्विड्स में चेंज होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और अगर लिक्विड्स सॉलिड्स में चेंज होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग / सॉलिडिफिकेशन. जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूं, वाटर का हीटिंग कर्व बनाया मैंने, फ्रीजर से आइस निकाली, आइस वाज एट -18 डिग्री सेल्सियस. कोई मुझे बता सकता है वाटर का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी? सबको ही पता होगा ऑब्वियसली. प्योर वाटर का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्रीज. 0 डिग्री सेल्सियस. तो आइस जब फ्रीजर से निकालूंगा, सपोज करो -18 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं हीट अप करना शुरू करता हूँ, या वैसे ही बाहर रूम में रख देता हूँ. इवेंचुअली वो हीट अप होके एनर्जी गेन करेगी और उसका टेम्परेचर 0 पे पहुंच जाएगा. अब 0 पे जब पहुंचेगी आइस, तो क्या होना शुरू हो जाएगी? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है. अब वो पानी मेल्ट हो गया, सपोज करो कि यहाँ तक 50 डिग्री तक पहुंच गया. अच्छा, अब मैं क्या करूं? पानी को हीट अप करके मैंने 50 डिग्री तक पहुंचा दिया. फिर मैंने कहा यार एक सेकंड, इसको वापस फ्रीजर में रख देते हैं. इसको क्या करते हैं, वापस अगर मैं फ्रीजर में रख दूं तो क्या होगा? वापस फ्रीजर में रख दूंगा, पानी का टेम्परेचर गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, और इवेंचुअली वो दोबारा से क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं दोबारा फ्रीजर में रखता हूँ पानी को, सपोज करो मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे पानी है, इसको मैं फ्रीजर में रख रहा हूँ, इसका टेम्परेचर दोबारा 0 पे चला जाएगा. यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री पे पहुंच के पानी के साथ? दोबारा फ्रीज होगा. फ्रीज होगा. अब बात ये है कि एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब सॉलिड जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वही टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट भी है. ठीक है, वो सेम उसी टेम्परेचर पे वापस लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट होगा. सो इट इज, हम तो मेल्टिंग पॉइंट को जनरली, ये दोनों एक ही है, राइट, बट वी जनरली जस्ट रेफर टू इट एज द मेल्टिंग पॉइंट. एंड a wonderful way of explaining this, a wonderful way of basically defining these points is that it is the temperature at which the solid and the liquid, both the solid and the liquid states of a substance can coexist. Does that make sense? क्या ये definition समझ में आती है बात? क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी substance का जो melting point है, जैसे कि पानी का melting point या आइस का melting point 0 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री सेल्सियस वो स्पेशल पॉइंट है पानी का जहां पे लिक्विड आइस और लिक्विड वाटर और सॉलिड आइस दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं. below 0, anything below 0 it will be all solid ice, and above 0 it will all be liquid, but at that 0 that's where the change happens, so both coexist, right? अब मजे की बात आपने ये देखी, अगर आप लिक्विड को फर्दर हीट करते रहते, स्टोव पे रख के या ओवन में रख के आप हीट करते रहते,
इवेंचुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पानी के साथ, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, द वाटर विल Evaporates. स्टार्ट, हाँ हम बॉइलिंग का वर्ड यूज करेंगे बट ठीक है, इवेपोरेशन, वेपराइज का वर्ड यूज कर लो बेशक, इवेपोरेट, इवेपोरेशन इज अ स्लाइटली डिफरेंट टर्म, वी विल लर्न अबाउट इट लेटर, बट हम ये बात करेंगे कि वो लिक्विड इवेपोरेट होने लग जाएगा। अब ये स्पेसिफिकली 100 पे कौन सी चीज जो है वो बॉयल होने लग जाएगी, वाटर बॉयल होने लग जाएगा। ये ग्राफ एज एन एग्जांपल मैंने दिया बट ये सिर्फ वाटर का है। हर लिक्विड का, हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर लिक्विड, ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि सारे सॉलिड 0 पे मेल्ट होते हैं और सारे लिक्विड 100 पे बॉयल होते हैं। दिस इज जस्ट फॉर H2O, प्योर वाटर। इवन इम्प्योर पानी भी हो ना, अगर आपके पास पानी में इम्प्योरिटीज हो तो वो 100% 0 पे मेल्ट नहीं होता, बल्कि 0 से थोड़ा ऊपर मेल्ट होता है, और बॉइलिंग भी उसकी थोड़ी सी 100 से ऊपर जाके होती है। सो जस्ट टू कीप दैट इन माइंड, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना। अब अगर गैस को आप वापस कूल डाउन करो और वो कन्वर्ट होना चाह रही हो वापस लिक्विड में, तो उसी टेम्परेचर पे गैस जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसे आप कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं। एनीवन कैन गिव मी अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन जो हम डेली लाइफ में नॉर्मली देखते हैं, कंडेंसेशन की कोई अच्छी सी एग्जांपल जिसमें गैस वापस लिक्विड में चेंज हो रही है, एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं आ रहा? आप लोगों में से केमिस्ट्री कौन कौन लेता है? फातिमा और हुज़ैफा आप तो लेते हो ना, लेते हो ना आप दोनों? फातिमा आप केमिस्ट्री लेती हो? जी सर। मुझे लग रहा है खास केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है जिसमें आप एक प्रोसेस यूज करते हो प्योर वाटर बनाने के लिए। वो क्या होता है प्रोसेस जिसमें आप लोग कंडेंसेशन ही कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड जिसमें प्योर वाटर प्रोड्यूस करते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, राइट। तो वो कंडेंसेशन है, लेकिन ये डेली लाइफ के एग्जांपल से नहीं। डेली लाइफ में क्या एग्जांपल है, ठंडे ग्लास की बॉटल होगी या ठंडा कोई भी लिक्विड होगा या ठंडा वाटर ग्लास का पानी होगा, तो उसके बाद ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं पानी के। पानी के ड्रॉपलेट्स कैसे आए, सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होके उसके ऊपर जमा हो जाता है, गाड़ी की शीशे पे भी ऐसा हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, क्लाउड्स आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, but where did they come from the moisture in the atmosphere. So gaseous form है, जो vapor form है water है, वो liquid में convert हो जाता है और फिर eventually it falls as rains or snow, right? तो क्या बात समझ में आ रही है कि यार ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी जहां पे सॉलिड स्लैश लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, और बॉइलिंग पॉइंट जहां पे लिक्विड स्लैश गैस स्टेट्स ऑफ द सम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। अब मजे की बात, इस ग्राफ के अंदर आपने ये नोटिस की होगी कि यार मैं आइस को निकालता हूं फ्रीजर से और कंटिन्यूसली हीटिंग करता जा रहा हूं, राइट। मैं कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूं आइस को, तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज करना चाहिए ना, मतलब कंटिन्यूसली राइज करना चाहिए टेम्परेचर। Why do I see flat lines in between? That is something that should always be remembered. कि जब भी किसी भी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इजीली रिपीटेबल क्वेश्चन है इस थर्मल सेक्शन का, जो कि सबसे ज्यादा इजीली बच्चे भूल जाते हैं। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात मैंने अलग से यहाँ नोट भी लिख दिया। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम एनी हीटिंग और कूलिंग कर्व? जहां पे लाइन थोड़ी देर के लिए सीधी हो रही है, वहां पे ये नहीं हुआ कि हमने हीट करना छोड़ दिया, हीट तो हम कर रहे हैं, हम हीट तो कर रहे हैं आइस को, लेकिन वो वाटर में जिस दौरान चेंज हो रही है, सम अदर एनर्जी चेंजेस आर गोइंग ऑन एंड देयरफॉर yes the ice is still absorbing energy from the surrounding. Yes, when the water is boiling it's still absorbing energy from surroundings, but during that melting and boiling process the temperature becomes constant until the entire change has taken place. जब तक आपके पास एक ग्लास के अंदर आइस का और वाटर का मिक्सचर मौजूद है, राइट, जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता मिक्सचर, तब तक वो टेम्परेचर 0 पे फिक्स्ड रहेगा, रुका रहेगा। फिर जब पूरी मेल्टिंग हो जाएगी फिर टेम्परेचर फर्दर राइज करना शुरू करेगा। आर वी क्लियर? और इसी तरह बॉइलिंग में भी ऐसे होगा, जब आप पानी बॉईल करना शुरू करोगे, जब वो बॉईल होना शुरू होगा
तो दैट आप थर्मोमीटर पे भी डाल के भी चेक कर सकते हो, थर्मोमीटर 0 पे ही रुका रहेगा, आप मुसलसल हीट कर रहे हो पानी को, वो मुसलसल बॉयल जा रहा है, लेकिन द टेम्परेचर स्टॉप्स गोइंग अबव 0 when all the water has boiled and become steam. Only then the temperature starts to rise again. So this is a very important point. From any graph like this, how will you recognize the melting and the boiling points? By seeing the flat lines on the graph. अब इस बात को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, why does it remain constant, ये क्यों रहता है कांस्टेंट, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को अब हम जरा कनेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि यार आप जब किसी चीज को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो आप उसे क्या कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? कैन समवन टेल मी? व्हेन यू आर हीटिंग आइस और व्हेन यू आर हीटिंग एनी सॉलिड और व्हेन यू आर हीटिंग एनी लिक्विड और एनी गैस, किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट कर रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बट आप उसको कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ एनर्जी that we provide to something while you're heating it? Thermal energy. Thermal energy, जिसे हम heat energy भी कहते हैं, but thermal energy, right? So when we heat a substance, हम क्या provide करते हैं? उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को। अब हीट आप फ्लेम के थ्रू भी कर सकते हो, ओवन के थ्रू भी कर सकते हो, डिफरेंट तरीके, बट द पॉइंट इज कि आप किसी भी चीज को अगर हीट करोगे तो आप उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैसेस हो, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? दैट द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। इन solids they are just vibrating. In liquids they can slide past each other and they're moving randomly, and in gases they're absolutely moving at very high speeds and very randomly. So the particles are always moving, therefore these particles have कौन सी एनर्जी? मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास? काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। इंडिविजुअली द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर मूविंग ऑल द टाइम, आइदर वाइब्रेटिंग और जस्ट कंप्लीटली मूविंग अराउंड। अब आप जब किसी सब्सटेंस को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेते हैं? उसे अपनी एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं। सो व्हेन यू हीट समथिंग अप, द पार्टिकल्स store it as their kinetic energy, which means whenever you heat something up, what will happen? The average kinetic energy of the particles in the substance will rise. Average kinetic energy rise करेगी और average kinetic energy के rise करने की वजह से temperature rise करेगा। बात, और अगर आप सब्सटेंस को कूल कर रहे हो, कूल करने का मतलब क्या है कि आप उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि उसमें से थर्मल एनर्जी निकाल रहे हो, थर्मल एनर्जी रिमूव कर रहे हो, विच मींस कि आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज कर रहे हो और जिससे टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो बात ये समझ में आई कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स का टेम्परेचर से ताल्लुक है। इनफैक्ट the average kinetic energy is the thing that basically rises and drops when we say कि किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब हम बोलते हैं ना किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा या कम है, so it's not just about how hot or cool it is, but that's what basically it's actually a measure of how much average kinetic energy the particles have in that substance. So cool substance मतलब उसके अंदर average kinetic energy particles की कम है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव लिंक्ड द टेम्परेचर टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। अच्छा, आप सपोज करो आप किसी चीज को कूल कर रहे हो, आप कूल करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली क्या होगा जब आप कूल करते जाओगे? एक पॉइंट पे आके आप सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिमूव कर लोगे पार्टिकल्स में से। आप इतना कूल करते जाओ पार्टिकल्स को कि यू कैन नॉट रिमूव एनी मोर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल्स। और जब आप पार्टिकल को इतना कूल कर दोगे कि आप उसमें से कोई काइनेटिक एनर्जी फर्दर निकाल ही नहीं सकते, तो आप इसका मतलब है कि फर्दर उसका टेम्परेचर भी नहीं गिरा सकते, एंड यू हैव बेसिकली रीच द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को हम एब्सोलूट जीरो कहते हैं, और डिग्री सेल्सियस में एब्सोलूट जीरो की वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में एब्सोलूट जीरो की वैल्यू क्या होती है?
-273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ, इन केल्विन। केल्विन जो है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, which is another scale of temperature that you will be now that you have to know about. केल्विन के अंदर यही टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो, एक मिनट रुको, एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होगी? 0 केल्विन होगी। अगर आपने केल्विन को, एक मिनट रुको, अगर आपने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसका बड़ा आसान फॉर्मूला है। क्या? देखो भाई, 0 केल्विन जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 1 केल्विन जो है वो कितना हो जाएगा? -272, राइट? देखो जरा आप चेक करो, 0 केल्विन किस चीज के बराबर है? 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सपोज कर लो 10 केल्विन। 10 केल्विन जो है मतलब टेम्परेचर जब 10 डिग्रीज राइज करेगा, तो टेम्परेचर 10 डिग्री जब राइज करेगा तो -273 क्या बन जाएगा? -263 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सपोज करो टेम्परेचर रीच कर गया अपना 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे केल्विन में कितना होगा? केल्विन में होगा 273 केल्विन के बराबर। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रीच कर गया, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? 373 केल्विन। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है कि ये वाला ये जो दोनों टेम्परेचर्स हैं, इनके बीच में बस हर वक्त 273 का डिफरेंस होता है। केल्विन बेसिकली डज नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में बस सिंपली 0 कहते हैं, एंड देन ऑल द टेम्परेचर आर अबव दैट। सो केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। आपने 273 या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है, और उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट केल्विन, सॉरी, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है, उसके अंदर आप 273 ऐड करो, आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई गेस 333 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 333 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा, राइट? इसी तरह अगर मेरे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर मैं 273 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन, राइट? तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड करोगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है, ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो बहुत आसान है कि केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को कैसे आपने कन्वर्ट करना। होपफुली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, राइट? तो ये बात जो है वो समझ में आ गई होपफुली सबको। एक मिनट रुको, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें जरा। ओके, बात समझ में आ गई। सो हमने टेम्परेचर को किस चीज से लिंक कर लिया? कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी के साथ लिंक कर लिया? काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक कर दिया। टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आर simply related to each other. When temperature is rising, it means basically particles की kinetic energy ज्यादा rise कर रही है, और particles ज्यादा, अगर solid है तो vibrate हम कहेंगे vibrating faster, vibrating more vigorously. अगर liquid है तो आप बोलोगे moving about more randomly and at a higher speed. और अगर gases की बात हो रही तो आप ये बोलोगे ज्यादा random movement हो जाएगी और ज्यादा high speed से move कर रही है, ठीक है? अब हम आ जाएंगे, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिया आज? जस्ट अ लिटिल फ्रेश रिफ्रेशर के हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया। Know the properties, know the distinguishing properties of solid, liquids and gases. Know the terms for change in state between solid, liquids and gases. क्या terms होते हैं change in state between solid, liquids and gases? Melting, boiling, condensation, freezing, ये सारे terms आपको पता चल गए। Describe
the particle structure of solid, liquids and gases, relating their properties to the forces and distances between the particles and to the motion of the particles. ये सारी बातें भी हमने कर ली. उसके बाद हमने कहा describe the relationship between the motion of the particles and the temperature. Particles का motion मतलब particles की kinetic energy और temperature आपस में linked है, और lowest possible temperature की value क्या है -273, जिसे absolute कहा जाता है, जहां पार्टिकल्स के पास सबसे कम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे नीचे काइनेटिक एनर्जी नहीं जा सकती. तो अभी तक हमने ये वाले सारे पॉइंट्स कर लिए कवर. अब हम क्या कवर करने लगे हैं? प्रेशर ऑफ गैस. गैस के प्रेशर के बारे में बात करने लगे कि गैस का प्रेशर जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, देखो बेटा, आपसे ये सवाल बहुत दफा पूछा जाएगा, हाउ अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर और व्हाई डज अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर. बलून है आपके पास, एक बलून के अंदर एयर होती है. एयर की जितनी ज्यादा बलून के अंदर होगी वो बलून के वॉल्स पे उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी. क्या होता है अगर आप बलून के अंदर बहुत ज्यादा एयर भर दो तो क्या होता है बलून के साथ? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. व्हाट विल हैपन टू द बलून? अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा हवा भर दोगे, द बलून विल बर्स्ट. क्यों बर्स्ट कर रहा है? इसीलिए बर्स्ट कर रहा है ना कि अंदर से प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है कि वो उसे फर्दर होल्ड नहीं कर सकता, तो बलून आपका बर्स्ट कर जाता है. इसी तरह किसी भी चीज पे, जिस चीज में भी गैस है, जिस कंटेनर में भी गैस है, उस पे गैस हमेशा एक आउटवर्ड प्रेशर लगाती है अंदर से. अब जो गैस आउटवर्ड प्रेशर लगा रही है वो भाई कैसे लगा रही है? आप सोचें गैस के पार्टिकल्स के बारे में. गैस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, and particles are doing what? They're moving randomly with different speeds and directions. Particles अपना randomly move कर रहे हैं, as you can see in the picture above. अब जब ये particles randomly move कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से तो collide करेंगे, वो तो important नहीं है, but as they move they will collide with walls, right? Particles की दीवार के साथ टक्कर होगी और बार बार होगी. There are trillions of particles in any gas container. जितनी ज्यादा गैस होगी उतनी ज्यादा particles होंगे, और इतने ज्यादा पार्टिकल्स आप काउंट भी नहीं कर सकते, उस नंबर को अभी मेंशन भी नहीं कर सकते. और वो सारे पार्टिकल्स एट ऑल टाइम्स आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स रैंडमली. सारी डायरेक्शंस में हर वक्त कोलिजन्स हो रही हैं. तो वॉल्स के साथ कोलिजन्स हो रही हैं, पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं. तो क्या कर रही हैं? जब एक पार्टिकल जब जाके वॉल को हिट करता है और रिबाउंड करता है, तो पार्टिकल क्या एक्सर्ट करता है वॉल के ऊपर, और वॉल पार्टिकल पे क्या एक्सर्ट करती है? What do we know about this? एक बॉल है, आपने पकड़ के जोर से दीवार पे मारी, दीवार पे क्या चीज एक्सर्ट हो रही है? द मोस्ट बेसिक फिजिक्स फिनोमेना. जब पार्टिकल वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो वो वॉल पे क्या लगा रहा है? फोर्स ऑन द वॉल. लेकिन इस फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को फर्दर हम इलेबोरेट करेंगे. देखो बेटा, जब पार्टिकल का मास m है और वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? पार्टिकल का मोमेंटम होगा m इंटू यू. मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है ना, मास इंटू वेलोसिटी. तो पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू. जब वो पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से, सपोज कर लो, या किसी डिफरेंट वेलोसिटी से, व्हाटएवर, रिबाउंड, जब वो पार्टिकल रिबाउंड करेगा तो वो पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m v हो जाएगा. ऐसा होगा या नहीं होगा? राइट? अच्छा, मजे की बात यह है कि हम ये मोमेंटम के चैप्टर में कर चुके हैं. ये दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे शो कर सकता हूँ? एम यू और एम वी के अंदर क्या डिफरेंस शो करूंगा जिससे मैं ये अपनी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है? एनीवन? हाउ कैन वी शो दैट इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन? हाउ डू यू शो दैट? नेगेटिव साइन के थ्रू. तो किसी एक पे नेगेटिव साइन लगा दो. सपोज कर लो मैं u के साथ नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ मर्जी नेगेटिव साइन लगाऊं. मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ. ठीक है? अब mv और माइनस mu डिफरेंट मेरे पास मोमेंटम है, और इनको मैं क्या करूंगा? इनका डिफरेंस निकालूंगा. मैं क्या निकाल रहा हूँ? चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूँ. अब ये इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी है? ये इक्वेशन हमने पढ़ी है ना मोमेंटम के चैप्टर में, राइट? सो mv और mu को माइनस करूंगा. मैंने माइनस साइन, आपको पता है कि वैसे प्लस हो जाएंगे, बट यू डोंट नीड टू डू दैट राइट नाउ. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मोमेंटम पार्टिकल का चेंज हो रहा है. अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये किस चीज की निशानी है? इस चीज की निशानी है कि पार्टिकल पे फोर्स लगी है. और पार्टिकल पे अगर फोर्स लगी है
तो इसका मतलब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल ने फोर्स लगाई भी है, पार्टिकल ने वॉल पे फोर्स लगाई है। तो भाई बात सारी ये हो गई कि पार्टिकल पे फोर्स लग रही है और पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्स लग रही है, अब ये एक कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन एक वक्त में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं एक गैस के कंटेनर में? हर वक्त ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं, एंड हर डायरेक्शन में हो रही है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर जगह मुसलसल जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड किए जा रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस पर सेकंड। तो इसका आप सारी फोर्स को अगर आप एवरेज आउट कर लो, सारी फोर्स को आप एड अप कर लो, तो ओवरऑल गैस एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। फोर्स और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है? वी जस्ट नीड टू ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस, जो कि मैंने यहां पे नहीं किया। तो हम इसको क्या कहेंगे? एंड फोर्स ओवर एरिया, क्या बोलना चाहिए? एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, एनीवन? कैसे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सो बात यहां पे कंप्लीट हो गई। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी गैस जो है वो अपने कंटेनर पे क्यों प्रेशर लगाती है, राइट? कोई भी गैस अपने कंटेनर पे प्रेशर क्यों लगाती है। सारा एक्सप्लेन हो गया या नहीं हो गया? हो गया, राइट? सो होपफुली वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ओवर हियर। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट बाय पॉइंट, पूरा लाइन से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई गैस अपने कंटेनर पर प्रेशर क्यों लगाती है या कैसे लगाती है। वॉट एवर दे आस्क द आंसर इज दिस, राइट? पूरा पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे, कोलिजन्स की बात करेंगे, कोलिजन्स के बाद चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, और फोर्स की बात करेंगे, और फिर ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करेंगे, और फिर फोर्स पर ओवर एरिया की बात करेंगे, विच बेसिकली जस्ट guides you to the quantity of pressure that gas exerts on its container। ठीक है बेटा? तो अब हमने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया? हमने पॉइंट नंबर 3 कवर कर लिया, which basically saying what? Describe the pressure and the changes in pressure of the gas in terms of forces exerted by particles collided with the surface, creating a force per unit area। तो अभी हमने यही बात एक्सप्लेन की है, right? Now we need to talk about 3 properties of a gas। किसी भी गैस की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। The 3 most important quantities that are related to a gas are its volume, its pressure and its temperature। okay? तो ये जो गैस की तीनों चीजें हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है, अब हमने इनको कंप्लीट करना है। तो मसला यहाँ पे ये है कि जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, पहली बात तो ये क्लियर कर लूं कि टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर, whenever I am mentioning a temperature, I am not mentioning the temperature in degree Celsius. I am however mentioning the temperature in Kelvin। और इस केल्विन में जो टेम्परेचर होता है ना, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक। जब आप टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में मेजर करते हो तो आप उसे कहते हो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। सो व्हेन आई से टेम्परेचर, just remember that I'm talking about temperature in Kelvin। The values of the temperature that we are discussing are in Kelvin, और हम thermodynamic temperature की बात करें जब भी relationships का यहाँ पे जिक्र हो रहा होगा। अब तीनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप है, तीनों चीजों की वजह से बाकी दोनों, हर चीज दूसरी चीज को अफेक्ट करती है। But the problem with understanding relationships is that you cannot just look at all 3 of these things or their relationships at at the same time। So at any given time what we need to do is, किसी भी प्रोसेस में हमें 2 चेंजेस को एक वक्त में डिस्कस करना है। ठीक है, एक मिनट रुको बेटा, मैं चार्जर लगा लूं फिर कंटिन्यू करते हैं। अब वो 2 चेंजेस एट अ टाइम क्या हो सकते हैं? एट अ टाइम मैं कह सकता हूं कि यार मैं फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट डज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल डू टू द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट? ये एक रिलेशनशिप डिस्कशन हो रही है। बट इस मोमेंट में अगर मैं इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा हूं
अगर मैं इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा हूं तो मैं वॉल्यूम को क्या अज्यूम करूंगा कि वॉल्यूम इस वक्त कांस्टेंट है। अगर मैं बात करना चाहता हूं प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर को क्या होगा गैस के, या वॉल्यूम कम करने से प्रेशर को क्या होगा, और वाइस वर्सा। तो भाई इस वक्त फिर मैं टेम्परेचर को अज्यूम करूंगा कि वो क्या है, कांस्टेंट है। और इसी तरह अगर मैं बात करना चाह रहा हूं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में, तो हमें क्या करना है कि जब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम के गैस को क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर कम करने से गैस के वॉल्यूम को क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एट दैट गिवन टाइम व्हाट विल डू इज विल से कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सो ये बात समझ में आ रही है? इस तरह हमने इस चैप्टर को लेकर चलना है, इस तरह तीनों रिलेशनशिप को समझना है। होपफुली मेरी बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। Whenever we look at a relationship between two quantities, the third quantity will be assumed as a constant value. उसको चेंज हम assume करेंगे कि वो constant रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अब आगे चलें। बहुत छोटा चैप्टर है ये, होपफुली आज ही खत्म हो जाएगा। पहला जो रिलेशनशिप है वो किस चीज के बीच में, एज यू कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। बट व्हेन आई से pressure and temperature are directly proportional, what am I talking about? I'm talking about the temperature in Kelvin. अब इसकी रीजन भी समझ लो। मुझे आप एक बात बता दो, क्या ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिफॉर्मेशन में भी पढ़ चुके हैं, जब फोर्स और एक्सटेंशन की हमने बात की थी, फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ कैसा बनता था? फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ कैसा बनता था, लोड और एक्सटेंशन का? ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था। स्ट्रेट लाइन ग्राफ 0,0 से बने तो रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ बनाता हूं, लेकिन टेम्परेचर लिया हुआ मैंने डिग्री सेल्सियस में, तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनता है, लेकिन क्या ये ग्राफ 0,0 से पास कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। 0,0 तो यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ नहीं पास कर रहा। तो इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। यू कैन सी दैट टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा। लेकिन बात ये समझ में आ रही है, अच्छा अज्यूम क्या कर रहे हैं इस दौरान कि वॉल्यूम, अजम्पशन ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्लीज ये बात तो मैंने रिपीट कर दी तो बार बार हम नहीं करेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि यार प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेम्परेचर और प्रेशर इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट हाउ डिड वी कम टू दैट कंक्लूजन? देखो बेटा, बात यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर तो जीरो नहीं होता किसी भी गैस का, वो गैस तो एक्सर्ट कर रही होती है प्रेशर। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट गैसेस ली, डिफरेंट गैसेस। अब ये एक गैस का टेम्परेचर है, गैस नंबर 1 है, सही है। इसको इन्होंने क्या किया, कूल करना शुरू किया। कूल कर रहे हैं, गैस का प्रेशर भी गिर रहा है, टेम्परेचर कूल करते जा रहे हैं, गैस का प्रेशर भी गिर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, प्रेशर तो जीरो नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा इसको माइनस में लेके जाते हैं। कूल किए गए, कूल किए गए, एक पॉइंट ऐसा आया कि यार साइंटिस्ट ने बोला हम यहाँ तक पहुंच गए, हम और ज्यादा कूल नहीं कर सकते, और ज्यादा कूल नहीं कर सकते गैस को, हमारे अंदर और कैपेबिलिटी नहीं है कूल करने की। तो हमने कहा यार अच्छा भाई, इतना पता है कि प्रेशर कम होता जा रहा है कूल करने से, लेकिन कितना कम हो सकता है, 0 तक जा सकता है या नहीं, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा एक और गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब दूसरी गैस के अंदर भी यही हो रहा। दूसरी गैस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती। अब उसके अंदर हो क्या रहा कि आपका जो टेम्परेचर है उसको कम करने से प्रेशर भी कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर भी कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। उसके लाइन कहीं और बन रही थी, लेकिन उसी टाइप की लाइन बन रही थी, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू 0,0। वो भी एक पॉइंट तक ले गए, उसके बाद उन्होंने कहा यार टेम्परेचर तो 0, टेम्परेचर कम करते जाओ तो प्रेशर कम होता जाता है, ये भी डिग्री सेल्सियस में। फिर एक और गैस लेकर आया, उन्होंने कहा अच्छा इसके साथ भी परफॉर्म करते हैं। दूसरी गैस के साथ आया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डिफरेंट गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जैसे जैसे इसको कूल करते जा रहे हैं टेम्परेचर भी कम होता, प्रेशर भी कम होता जा रहा है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो रही है। अब उन्होंने कहा यार कि हम पता नहीं प्रेशर टेम्परेचर कितना लो जा सकता है, हम क्या करते हैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तीनों ग्राफ ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो तीनों ग्राफ को आपने कन्वर्ज किया, तीनों ग्राफ्स को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, और हमें जाके एक बड़ा स्पेशल पॉइंट मिला। तीनों ग्राफ्स, चारों ग्राफ्स, जितनी मर्जी 100 डिफरेंट गैसेस के साथ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, all the graphs converge at this point which is -273,0।
मतलब कि जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -273 होता है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसमें से फर्दर एनर्जी आप निकाल ही नहीं सकते। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, साइंटिस्ट ने समझा यार ये जो टेम्परेचर है इसके बारे में कुछ स्पेशल है। इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, फिर इस टेम्परेचर को उन्होंने कहा यार हम इसको अब बोल देंगे आज से ये हमारा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है और इसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो। और हम एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, और उसके अंदर जो यहाँ पे -273 की वैल्यू थी वहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये जो सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, ये जो सारे ग्राफ्स बने हुए हैं वो एब्सोल्यूट स्केल पे कैसे लगेंगे दिखने में, एब्सोल्यूट स्केल पे दिखने में ऐसे लगेंगे। बात ये समझ में आई कि सारी गैसेस का जो टेम्परेचर है कम करने से प्रेशर कम होता है, और -273 इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दैट यू कैन रीच। सो उन्होंने कहा एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाते हैं और उसके अंदर हम ये जो -273 था ना इसको 0 बोलेंगे। That's why -273 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 0 केल्विन। तो ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये केल्विन में बना हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाता क्योंकि केल्विन की कोई 0 वैल्यू है ही नहीं। So absolute scale absolutely basically starts from 0, and now we can talk about this graph कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। किसी भी गैस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,01, किसी भी गैस का ग्राफ पासिंग थ्रू 0,0 बन रहा है, प्रोवाइडेड कि आपने क्या चीज रखी हुई है, वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट रखा हुआ है, साथ साथ गैस का मास भी कांस्टेंट रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने बात लिखी हुई नहीं लेकिन इसको भी लिख देते हैं, वॉल्यूम भी गैस का कांस्टेंट है और गैस का हमने मास भी कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इस बात को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन कर सकते हैं हम क्या, टेम्परेचर कम करने से क्यों गैस का जो है वो प्रेशर कम हो रहा है। सो बेटा थिंक अबाउट दिस, ये आपकी गैस थी, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्यों बढ़ेगा, चलो इस बारे में सोच लेते हैं। सो दिस इज द गैस, सपोज करो कि टेम्परेचर था आपका 250 केल्विन, प्रेशर था 100 पास्कल्स। ठीक है, इस गैस की बात करो, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। बेटा जब मैं गैस को हीट प्रोवाइड करूंगा तो पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, what change will occur in the motion of the particles। जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हीट दूंगा, पार्टिकल्स कौन सी एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो नाउ दे विल बी मूविंग एट हायर स्पीड्स, एंड देयरफॉर जब वो हायर स्पीड से मूव करेंगे तो वो जब वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो ज्यादा फोर्स के साथ कोलाइड करेंगे। सो एज गैस इज हीटेड, particles in gas gain kinetic energy and move faster, so they collide with the walls with greater force but also greater frequency। frequency ज्यादा होने का क्या मतलब है, frequency of collision बढ़ गई, मतलब पर सेकंड एक नंबर ऑफ सेकंड, एक पर सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही थी वो बढ़ गई। सो जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई तो इसका मतलब प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ गई और फोर्स ऑफ ईच कोलिजन इज आल्सो लार्जर नाउ। सो ओवरऑल प्रेशर जो है वो गैस का इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम यहाँ पे एक बड़ा इजी सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ए लेवल में आप इस फॉर्मूला को पढ़ोगे। अगर आपको पता है कि इनिशियली टेम्परेचर था 250 केल्विन, ये तब से यूज हो सकता है कि टेम्परेचर अगर आपके पास केल्विन में हो, तब उसके अलावा नहीं हो सकता, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। केल्विन में अगर आपके पास टेम्परेचर है और प्रेशर पास्कल्स में, तो मैंने कहा यार 250 केल्विन के टेम्परेचर पे 100 पास्कल्स का प्रेशर था, अगर मैं टेम्परेचर डबल कर दूं तो प्रेशर क्या होना चाहिए, एनीवन हु कैन टेल मी। वैसे मेंटली इसको हम बता सकते हैं कि प्रेशर क्या आना चाहिए, एनी आइडियाज। फातिमा तुम बता सकती हो क्या होना चाहिए प्रेशर की वैल्यू, अगर गैस का टेम्परेचर केल्विन में डबल कर दूं तो प्रेशर कितना हो जाना चाहिए गैस का। थिंक अबाउट इट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने क्या मतलब पढ़ा हुआ है पहले भी, जब एक डबल होगा, डबल ही हो जाएगा। वेरी गुड, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब एक क्वांटिटी डबल होती है, टेम्परेचर को मैंने डबल किया ना, तो प्रेशर भी 200 से डबल होके 200 पास्कल्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई दो चीजें तो उनका ये फॉर्मूला बना लेते हैं आप। T1 upon P1 is equals to T2 upon P2, initial temperature upon initial pressure
इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन फाइनल प्रेशर। या आप बात दोबारा से याद करवा, टेम्परेचर के केल्विन में, तो केल्विन और प्रेशर, केल्विन वाले टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ कैसा बनेगा, 0,0 से बनेगा। अगर डिग्री सेल्सियस वाला आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की शेप यही रहेगी, लेकिन 0,0 से नहीं पास करेगा, बल्कि प्रेशर जीरो कहाँ जाके होगा, -273 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पे। खैर, तो अब आपने ये कैलकुलेशन यहाँ से फॉर्मूला से भी करके देख ली। ये देखो आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ऊपर मैंने प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया 200 पास्कल्स। देख लो फॉर्मूला के थ्रू, T1 250 डाला, P1 100 डाला, T2 500 डाला, P2 को नहीं पता था मुझे, रीअरेंज किया, इक्वेशन सॉल्व की, 200 पास्कल्स आ गया। ओके, आर वी क्लियर? ये पहला रिलेशनशिप था। इसके अंदर अजम्पशन क्या थी? अजम्पशन बहुत क्लियर है। अजम्पशन ये है कि भाई गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड इसके अलावा गैस का मास भी कांस्टेंट है। एक मिनट रुको बेटा, मुझे थोड़ा सा ना चीज़ों को रीअरेंज करना दो ताकि मैं आराम से एक अजम्पशन और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, उसको लिख दो। सो अजम्पशन में यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ। एक अजम्पशन क्या थी, वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है। दूसरी अजम्पशन क्या है, मास ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस भी इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है बेटा, दोनों बातें समझ में आती हैं। सो दीज आर द अजम्पशंस और सारी बातें हो गई। तो हमने कौन सा रिलेशनशिप कवर कर लिया? हमने पहला वाला रिलेशनशिप कवर कर लिया, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का रिलेशनशिप कवर कर लिया जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है, हमने ये वाला रिलेशनशिप, सॉरी हाँ ये वाला कर लिया कवर। अब हम जो दूसरा रिलेशनशिप पढ़ने लगे वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है? कह रहे हैं जी प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो व्हाट डज दैट मीन? इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का भी वही मतलब होगा, एक मिनट रुको, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमने पहले कभी अभी पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जिक्र किया है? कहीं भी जिक्र हुआ है इनवर्स प्रोपोर्शन का? डिड वी डिस्कस इनवर्स प्रोपोर्शन इन एनी रिलेशनशिप बिफोर दिस? हुआ है जिक्र? प्रेशर में किया था। प्रेशर में किया था। सो प्रेशर वर्सेस एरिया का, हाँ प्रेशर वर्सेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल बेशक। अच्छा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर को क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा। वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप है। आगे समझ बात? अब इसमें अजम्पशंस क्या है? देखो आप रिलेशनशिप देख रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम का, तो यहाँ पे टेम्परेचर को अज्यूम किया जाएगा कि वो कांस्टेंट है। अब अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करो तो इस तरह का कर्व ग्राफ बनता है। इस कर्व के फीचर्स ये होंगे कि ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व बनेगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ से ग्राफ कभी भी इस एक्सेस को टच नहीं करेगा। इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाई एक्सेस बट इट विल नेवर टच इट। सिमिलरली इट विल कीप डिक्रीजिंग बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे और यहाँ पे ग्राफ आपने कभी टच नहीं करना, यूं ग्राफ नहीं बनाना, ऐसा ग्राफ नहीं बनाना। डोंट टच द एक्सेस ऑन बोथ साइड्स। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है, लेकिन इसको देख के कोई कंफर्मेशन नहीं आ सकती, ये कोई एग्जैक्ट शेप नहीं, क्योंकि मिलता जुलता भी फैमिली ऑफ कर्व में से कोई और भी कर्व हो सकता है और वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि यार प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन कंफर्म करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको पता तो चल गया यार कि V के बढ़ाने से P कम हो रहा है, बेशक बिल्कुल हो रहा है,
P कम हो रहा है। लेकिन आप बोले अच्छा यार अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मैं क्या करूंगा कि मैं ग्राफ जो है वो V के बजाय यहाँ पे 1/V प्लॉट कर दूंगा, मतलब प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाऊंगा। तो आना कैसा चाहिए, 0,0 से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बनता है, जिसका मतलब है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V का मतलब ये हो गया कि P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो अगर आपने इनवर्स प्रोपोर्शन को कंफर्म करना है, ठीक है ये ग्राफ जनरल शेप है, लेकिन इसकी फुल कंफर्मेशन कैसे आएगी कि अगर आप यहाँ पे P के बजाय 1/V प्लॉट कर दें, कहीं भी इनवर्स प्रोपोर्शन को ग्राफ प्लॉट करें, तो फिर ऐसा ग्राफ बन जाता है जो कि बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ग्राफ है। ठीक है, अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन यही है भाई कि जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, सो मेरे पास एक सिरिंज थी और सिरिंज के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है उसके, और यहाँ पे एक गैस है। गैस का इनिशियल प्रेशर था 100 किलो पास्कल्स, वॉल्यूम था 80 cm3। मैंने क्या किया, अंदर पुश किया पिस्टन को और जगह कम कर दी, वॉल्यूम कम कर दिया। वॉल्यूम मैंने 4 टाइम्स कम कर दिया, मेरा वॉल्यूम जो आ रहा है वो 20 cm3 आ रहा है। सवाल ये है कि अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 100 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? पहले तो इस साल का जवाब दो, प्रेशर 100 से ज्यादा होगा या कम होगा? पहले तो इस बात का बताओ जी। ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम को डिक्रीज किया है तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, इसको हम मेंटली कर सकते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? यस, एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी चीज डिक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज करेगी दूसरी चीज इंक्रीज करेगी। बट प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वॉल्यूम जितने टाइम्स कम होगा प्रेशर उतने ही टाइम्स इंक्रीज करेगा। हुजैफा कैन यू टेल मी कि अगर वॉल्यूम में कितने टाइम्स डिक्रीज कर रहा हूं, पहले तो मुझे बताओ। 80 से 20 का मतलब वॉल्यूम किस चीज से डिवाइड हो रहा है? 4 से। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, न्यू प्रेशर? अगर वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हुआ है तो प्रेशर नया क्या हो जाना चाहिए? क्या हम इसको मेंटली कर सकते हैं विदाउट लाइक यूजिंग एनी फॉर्मूलाज एंड स्टफ? 400। 400, 4 टाइम्स प्रेशर बढ़ जाएगा। वेरी गुड, सो दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? So 400 आना चाहिए आंसर definitely, but if you're not confident doing this mentally, you can do this using this formula. क्या है? P1V1 is equals to P2V2। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैं P1 और V1 को मल्टीप्लाई और P2V2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाय द वे आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1/V1 is equals to V2/P2। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था तो क्या हो रहा था? T1/P1 इज इक्वल टू T2/P2, डिवाइड हो रहे थे। यहां पे मैंने इसको कैसे लिख दिया? मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट्स को इक्वेट करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ्रैक्शंस को, कोशंट्स को इक्वेट करना है। या फिर इस तरह देख लो कि यार T1 ऊपर है तो T2 ऊपर है, P1 ऊपर है तो P2 ऊपर है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि P1 और V1 है, P1 ऊपर है तो यहाँ पे V2 ऊपर है, और यहाँ पे सॉरी इज दिस राइट? नो इट्स नॉट, ये मैंने सही नहीं लिखी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना P1/V1, तो यहाँ पे मैं क्या करना होता है यार, एक मिनट रुको बेटा, उल्टी करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? छोड़ दो इसको, इसको इस तरह मत लिखो भाई, इसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखो। जब इक्वेशन है तो हमें पता नहीं एकदम से मेरे जहन में क्लिक नहीं कर रही इक्वेशन, हालांकि इसको रीअरेंज करना इतना ईजी है। हाँ सही है, सही है, सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, P1/P2। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप सामने लिखते हैं V1/V2, बट क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लिखूंगा V2/V1। सो दैट्स अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द इक्वेशन। बट सिंपली ये है कि बस P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इक्वेशन याद कर लो। आपके सिलेबस में ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इन द सिलेबस। जो मैंने आपको ये वाली इक्वेशन करवाई थी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टेरिक बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है? जो इक्वेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है मैं स्टेरिक बना देता हूँ, बट डेफिनेटली द इक्वेशन इज ट्रू। ए लेवल में A2 में जाके दोबारा पढ़ोगे। ये वाली आपका भाई सिलेबस का पार्ट है, ये याद रखना। ये ऐसा नहीं है कि ये वाली भी ना पढ़ो, ये डेफिनेटली सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? अच्छा, मजे की बात है कि कभी कभार एग्जाम में वो क्या करेंगे कि वॉल्यूम के कोई से भी यूनिट दे देंगे।
As long as these units and these units are consistent, you can use them in an equation. मतलब ये मीटर क्यूब में तो ये भी मीटर क्यूब में, ये सीएम क्यूब में तो ये भी सीएम क्यूब में, ये लीटर्स में हो तो ये भी लीटर्स में हो, ये ml में हो तो ये भी ml में हो. और इसी तरह प्रेशर के यूनिट, अगर ये किलो पास्कल है तो ये भी किलो पास्कल, ये पास्कल है तो ये भी पास्कल. अब कभी कभार वो कोई और यूनिट भी यूज कर सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का बताते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं 1 बार 2 बार, या कोई भी प्रेशर का डिफरेंट यूनिट यूज किया हुआ जो आपने कभी ना पढ़ा हो. As long as the units on both sides are consistent, you can calculate them formula. Okay, बात समझ में आ गई. So हमारे पास अभी तक हमने 2 रिलेशनशिप पढ़ लिया, पहला रिलेशनशिप और दूसरा भी कवर हो गया कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका भी रिलेशनशिप पढ़ लिया. और रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अजम्पशन क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है साथ में, तो इन दोनों का जब रिलेशनशिप पढ़ा तो इसको कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रखा, गैस को ना हीट किया ना कूल किया, कुछ भी नहीं किया, कोई हीट को एस्केप नहीं करने दिया, कुछ नहीं करना दिया. एट द सेम टाइम हमने मास भी गैस का कांस्टेंट रखा, किसी गैस को भी एस्केप या एंटर नहीं होने दिया सिस्टम में. ऑलराइट, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब आखिरी रिलेशनशिप रह गया, एंड दैट वुड बेसिकली बी इट फॉर द चैप्टर एज वेल. तो हमारे एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाएगा. अब आखिरी रिलेशनशिप जो है ना, ये थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन लंबी आएगी. अच्छा, पहले हमने इसकी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं यार, मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन. भाई ये बता दो कि ये वॉल्यूम कम करने से प्रेशर क्यों बढ़ा, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ कोलिजन ही बताना होता है. जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे बेटा तो पार्टिकल्स के पास जगह कम रह जाएगी, पार्टिकल्स के पास स्पेस कम होगी, वॉल्यूम कम होगा. अब पार्टिकल स्पीड उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं क्योंकि ना पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाया ना कम किया. सो द पार्टिकल्स आर स्टिल मूविंग एट द सेम स्पीड एज दे वर मूविंग बिफोर. But since the space is less, there will be more frequent collisions with the wall. Collision ज्यादा जोर से नहीं होगी. टेम्परेचर बढ़ाते थे तो collision ज्यादा जोर से भी होती थी, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना. So they will collide with the same force, but there will be more collisions since the space is less. So या आप ये कह सकते हो कि यार देखो ये एरिया था पहले सारा वॉल का, अब ये एरिया हो गया है कम. अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, इस तरह भी कह सकते हैं. और you can just simply say there is less space, therefore more collisions occur per second, therefore pressure increases. ठीक है बेटा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई. पार्टिकल्स की एक्सप्लेनेशंस बहुत कॉमन है, बड़े रेपिटेटिव और बच्चों वाले सवाल आते हैं, बार बार आपको जवाब देने आने चाहिए. लास्ट थिंग ऑफ द डे, relationship between temperature and volume. And when I say temperature, I'm talking about temperature in Kelvin. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ. Okay, now let's talk about this. पहली बात तो है कि टेक्निकली आप गैस का वॉल्यूम कम कर नहीं सकते, like you can't really do that in reality. Therefore this line is dotted. आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एज अ साइंटिस्ट, you can only reduce the temperature to a certain degree. 0 केल्विन तक हम प्रैक्टिकली जा नहीं सकते. 0 केल्विन को जो है वो हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते. Yes, recently scientists have been able to go very close to 0 Kelvin, but you can't actually go to 0 Kelvin. तो इसका मतलब है कि आप गैस का वॉल्यूम एक्चुअली जीरो में रिड्यूस कर नहीं सकते, मतलब उसके एटम्स को भी आप गायब तो नहीं कर सकते ना, तो गैस का कोई ना कोई साइज तो होगा. यू कांट रिमूव द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट. बिल्कुल आप जीरो नहीं कर सकते उसे. एनीवेज, रिलेशनशिप ये है कि केल्विन में अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे असम्पशन उसमें ये है कि एक तो प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट है और दूसरा मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट होगा. मतलब आपने किसी गैस को लीक नहीं होने देना, कोई एक्स्ट्रा गैस एंटर नहीं होने देनी सिस्टम में, और गैस का प्रेशर कांस्टेंट अज्यूम कर. अब इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन से अगेन, इसका भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2, बट यू डोंट नीड द फॉर्मूला. सो अब इंपॉर्टेंट बात है इसकी एक्सप्लेनेशन पर जरा ज्यादा जोर देना है. एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप सपोज कर लो कि आपके पास ये सिचुएशन है जहां पे आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं और एक किसी सिरिंज में, सिरिंज इज फ्री टू मूव, सिरिंज फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई सिरिंज को मूव करने से रोकेगा नहीं. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब हुआ ये कि हमने गैस को किया, पहले तो देखते हैं कि सिरिंज यहाँ पे स्टेशनरी क्यों है. आपने एक सिरिंज ली, उसके अंदर आपने गैस डाली हुई है सिलेंडर में, और ये जो पिस्टन है बेटा, ये बिल्कुल फ्री टू मूव है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है. अगर ये बाहर खुद से मूव करना चाहे, अंदर मूव करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है. ये क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि अंदर से इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है?
गैस का प्रेशर लग रहा है गैस के पार्टिकल्स की कोलिजन से। बाहर से इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब बेटा याद रखो कि जब मैं गैस को हीट करूंगा तो क्या होगा गैस के साथ, गैस के पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? जब मैं गैस को हीट करूंगा इसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो दे विल मूव, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो दे विल मूव फास्टर। क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आता है? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। जब वो फास्टर मूव करेंगे तो क्या होगा? हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर ये पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करेंगे तो अंदर से प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा जोर से हिट करेंगे पिस्टन को और वॉल्स को, तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बात हम पिछले रिलेशनशिप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गैस को हीट किया, पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी गेन की, गैस का प्रेशर बढ़ गया। अब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले इक्विलिब्रियम में था, इसलिए पिस्टन अपनी जगह पे फ्री टू मूव था, लेकिन अपनी जगह पे रुका हुआ था क्योंकि वह हैप्पी इक्विलिब्रियम में आ चुका था। लेकिन अब अंदर से प्रेशर लग रहा है ज्यादा, बाहर से तो उतना ही प्रेशर लग रहा है जितना पहले लग रहा था, सेम एज बिफोर। अंदर से प्रेशर अब ज्यादा लग रहा है, तो पिस्टन को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली since the inside pressure of the gas is greater than the outside atmospheric pressure, the piston starts to move out. पिस्टन बाहर की तरफ मूव करना शुरू करता है। लेकिन अब इसका क्या इफेक्ट होगा? जैसे ही पिस्टन बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, वॉल्यूम गैस का बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर वापस गिरना शुरू हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की ज्यादा स्पेस मिल जाएगी, कोलिजन्स कम होंगी। तो क्या हुआ? गैस को पहले हीट किया, अंदर से प्रेशर बढ़ गया, पिस्टन बाहर मूव करने लग गया, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर वापस डिक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम होके दोबारा से कम होके क्या एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाएगा इवेंचुअली। एज द पिस्टन कीप्स मूविंग आउट, the pressure will keep decreasing unless it becomes finally becomes equal to outside atmospheric pressure again, and at that point the piston will stop moving. तो ये पिस्टन बाहर मूव करता रहेगा, कहां जाके रुक जाएगा? जब गैस का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोबारा से इक्वल हो जाएंगे। इस पूरी स्टोरी को इस टेबल में देखो। इनिशियली सपोज कर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 100 किलो पास्कल्स का बाहर से, और अंदर से गैस का प्रेशर भी 100 किलो पास्कल का था। आपने कहा यार गैस को हीट करते हैं, गैस को आप हीट करोगे, अंदर से प्रेशर बढ़ के सपोज कर लो 130 पे चला गया, अंदर वाला प्रेशर 130 पे चला गया। अब बाहर वाला तो 100 है और अंदर वाला 130 है, तो पिस्टन ने बाहर ही मूव करना है, पिस्टन बाहर मूव करेगा। अब हुआ ये कि जब पिस्टन बाहर मूव करेगा तो प्रेशर वापस गिरेगा ये वाला, और ये प्रेशर गिर के इवेंचुअली दोबारा 100 पे आ जाएगा। जब ये प्रेशर दोबारा 100 पे आ जाएगा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, तो ये दोबारा इक्वल हो गए, पिस्टन वहां जाके रुक जाएगा। बट इवेंचुअली हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द स्टोरी द प्रेशर, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज स्टिल द सेम, द 100 किलो पास्कल, विच मींस के प्रेशर गैस का कांस्टेंट रहा, जो हमने अजम्पशन की थी। गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहा। इवेंचुअली बढ़ी क्या चीज? इस पूरी चीज के एंड पे गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज इंक्रीज हुई? कैन समवन आइडेंटिफाई? पूरे प्रोसेस, पूरे एक्सपेरिमेंट के एंड पे प्रेशर तो वापस वहीं पे आ गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज इंक्रीज हुई? बता दो। लास्ट चीज है बस, ये चीज आइडेंटिफाई कर लो, फिर हमारा खत्म है यहाँ पे चैप्टर। जी बच्चों। वॉल्यूम या फोर्स? वॉल्यूम, 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 बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, गुड। तो भाई प्रेशर तो घूम के वापस 100 पे आ गया ना, लेकिन टेम्परेचर आपने बढ़ाया था, उस टेम्परेचर बढ़ने से इवेंचुअली फर्क से वॉल्यूम को पड़ा। तो हमें पता चल गया व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट या प्रेशर रिटर्न्स टू इनिशियल वैल्यू, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ता है, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वही वो डबल होगा तो वो भी डबल होगा, बट थर्मोडायनामिक केल्विन के टेम्परेचर की बात करो। सो दैट्स द होल स्टोरी, दिस इज द एंटायर चैप्टर। जस्ट रिमाइंड मी, अगर मैंने पिछले कुछ 1-2 चैप्टर के नोट्स नहीं अपलोड किए, और ये वाले भी मुझे एक बंदा आज थोड़ा सा 8-9 बजे के आसपास रिमाइंड करवा दे, मैं अपलोड कर दूंगा सारी चीजें, ताकि अब आप लोग रिवाइज कर सको। थर्मल जो है ना इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में कंप्लीट करके फिर इसका भी जल्दी से टेस्ट ले लेंगे, फिर वेव्स पे चले जाएंगे। वेव्स का सेक्शन इससे तो थोड़ा बड़ा ही है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थर्मल इज जनरली ईजियर, ठीक है।
तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 से 3 वीक्स में हो जाएगा। आज मैंने इसीलिए क्लास लंबी खींच के एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर। बट उससे पहले मैं पास्ट पेपर्स अभी नहीं करवाऊंगा, इसलिए नहीं करवा रहा पास्ट पेपर्स क्योंकि इसके पास्ट पेपर्स और थर्मल प्रॉपर्टीज के पास्ट पेपर बिल्कुल आपस में लिंक्ड है, मतलब उनका क्वेश्चन कभी अलग आता ही नहीं है। उसके साथ की कैलकुलेशन में इसके पार्ट्स भी जो है वो इन्वॉल्व ही होते हैं, दे ऑलवेज आर लाइक दे ट्रीटेड एज द सेम सिंगल टॉपिक। तो हम जो है ना एक साथ ही करेंगे पास्ट पेपर्स, टाइम भी थोड़ा हमारा बच जाएगा इसका। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।